आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 3 में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ। अब मान लो ये सारी चीजें बहुत बचकानी एकदम बचपन में आपने पढ़ा था, इससे पहले वाले सेमेस्टर्स में आपने पढ़ रखा है। क्या फॉलो करना चाहिए जरा नोट डाउन कर लो बेटा। मैम ये अगर कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड जो है वो हमारा साइक्लिक होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम ऑलरेडी सेमेस्टर 4th में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे। इससे पहले भी हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 यूनिट 2 पूरी प्रिपेयर करवा दी है। पूरी की पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ी हुई मिलेगी, जहां हमने दोनों यूनिट्स कवर अप करवाई हैं। हर एक सब टॉपिक, हर एक टॉपिक हम लोगों ने उसमें कवर अप करवाया हुआ है। आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, यूनिट्स पूरी कवर कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 3 में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ। इससे पहले आई वांट टू टेल, अगर आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जहां पे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक, उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, देन हमने नॉमेनक्लेचर कवर करा हुआ है। अगर आपने बेटा वो सारी चीजें नहीं देखी है तो पहले देख लीजिएगा। उसके अलावा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसका जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहां मैंने सिंथेसिस पढ़ाया हुआ है आपको, सिंथेसिस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिकल मेडिसिनल यूजेस, ये सारी चीजें कवर करवाई है फ्योरान, थायोफेन एंड पायरोल से रिलेटेड। ये पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल 10 नंबर का बनेगा आपका। देन उसके बाद जो हमारा अगला और आज का टॉपिक रहने वाला है, दैट इज रिलेटिव एरोमेटिसिटी, रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्योरान एंड थायोफेन। तो दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पहली बात तो एरोमेटिसिटी, उसके बाद में किस तरीके से ये सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्या इनकी रिएक्टिविटी होती है, ये सारी चीजें बेटा हमें आज के लेक्चर में कवर करनी है। अगर आपको इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए है तो इसके लिए आपने अगर अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो वो भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको दी जाती है नोटिफिकेशंस। अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है या प्राइवेट जॉब का भी कुछ नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारी ऐप पर आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्टिविटी एंड द रिलेटिव एरोमेटिसिटी। चलो, अगर मैं रिलेटिव एरोमेटिसिटी की बात करूं तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आई नो ये सारी चीजें बहुत बचकानी है, एकदम बचपन में आपने पढ़ा था, इससे पहले वाले सेमेस्टर्स में आपने पढ़ रखा है। मुझे बताइएगा एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। मैम पहली चीज तो ये कि अगर कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो रहा होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबलाइज दूसरे कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यानी एक वर्ड में हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर किसी कंपाउंड्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कोई, तो वो कौन होगा मैम? वो हो जाएगी हमारी एरोमेटिसिटी। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए, लिख लीजिए बेटा। इफ एनी कंपाउंड needs to be aromatic, it must follow, क्या फॉलो करना चाहिए जरा नोट डाउन कर लो बेटा। मैम ये अगर कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड जो है वो हमारा साइक्लिक होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए मैम? उसके अलावा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब मैम, प्लेनर का मतलब है जो कार्बन एटम होते हैं ना, वो सारे के सारे या तो sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। उसके अलावा मैम, उसके अलावा हमारा जो कंपाउंड होगा वो कैसा होना चाहिए मैम? वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे भूल रहे होंगे कि ये कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब होता है। यार पढ़ा तो था हमने ऐसा कोई शब्द, लेकिन अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है बेटा जहां भी आपका डीलोकेलाइजेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो मैम? जहां भी हमारा डीलोकेलाइजेशन हो रहा होता है। जैसे मैम समझा दीजिए। देखो बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर आपके पास ये आ रहा है, यानी अगर आपके पास में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करता है मैम? वो इस तरीके से डीलोकेलाइजेशन दिखाता है, यानी कॉन्जुगेशन दिखाता है। तो ये एक प्रकार का कॉन्जुगेशन हुआ। उसके अलावा अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर इधर डीलोकेलाइज होगा, ये इधर डीलोकेलाइज होगा, ये क्या हो गया मैम? ये भी कॉन्जुगेशन हो गया। उसके अलावा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज दिया हुआ है,
तो निगेटिव चार्ज इधर डीलोकेलाइज होगा, बॉन्ड इधर डीलोकेलाइज होगा, ये क्या हो गया मैम, ये भी कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज यानी कोई वेकेंट ऑर्बिटल दिया है तो डबल बॉन्ड जो है वो इधर डीलोकेलाइज होगा। ये सब क्या पाए जाते हैं मैम, दीज ऑल आर अ वे ऑफ कॉन्जुगेशंस। ये हो क्या हो गया मैम, ये कॉन्जुगेशन हो गया। और जिस भी सिस्टम में ये कॉन्जुगेशन पाया जाएगा उन सब सिस्टम्स को क्या बोलेंगे मैम, उन सब सिस्टम्स को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स बोलेंगे। कोई भी कंपाउंड है उसमें ये कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा मैम, उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल दिया जाएगा। यानी कंपाउंड कैसा होना चाहिए मैम, कंपाउंड जो है वो हमारा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। इसके अलावा मैम साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास रह जाती है, कंपाउंड को क्या फॉलो करना चाहिए, कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल रूल। कंपाउंड को हकल रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है मैम, हकल रूल हमारे पास है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल अगर आपका कंपाउंड फॉलो कर रहा है, यानी अगर ये सारी कंडीशंस कोई भी कंपाउंड फॉलो कर रहा है, वो साइक्लिक है, वो प्लेनर है, वो कॉन्जुगेटेड है और हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा मैम, हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर अब हम आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो क्या होते हैं, याद रखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फ्योरान की, मैं बात कर रही हूँ पायरोल की, और मैं किसकी बात कर रही हूँ, और मैं बात कर रही हूँ थायोफिन की। तो याद रखना आर एरोमेटिक इन नेचर। ये सारे के सारे कैसे होते हैं मैम, ये सब नेचर में एरोमेटिक होते हैं। इनफैक्ट ये चीज तो मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में भी बताई थी, जिसने भी मेरा सिंथेसिस वाला लेक्चर देखा होगा, मैंने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करी हुई थी कि बेटा किस तरीके से फ्योरान, पायरोल, थायोफिन ये सब क्या होंगे मैम, दीज विल बी द एरोमेटिक, दीज विल बी व्हाट मैम, दीज विल बी एरोमेटिक इन नेचर, है ना जी। तो ये सारे के सारे क्या थे मैम, एरोमेटिक थे। उसके अलावा जो हमारा पायरोल था, इसके पास क्या हो रहा था मैम, जो पायरोल है ना वो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। हम लिख सकते हैं पायरोल क्या हो रहा है मैम, जो पायरोल है ना वहां जो हमारा हेट्रो एटम है वो क्या है मैम, नाइट्रोजन हमारा हेट्रो एटम है। जबकि फ्यूरान में क्या है, लिख लीजिएगा मैम, जो फ्यूरान है, फ्यूरान कंटेनिंग ऑक्सीजन। फ्यूरान के पास कौन सा हेट्रो एटम है मैम, फ्यूरान के पास ऑक्सीजन हेट्रो एटम है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं बेटा थायोफिन के बारे में, तो थायोफिन कैसा है भाई मैम, जो थायोफिन है ना वो हमारे पास बेसिकली सल्फर कंटेन कर रहा होता है। क्या कंटेन कर रहा है, सल्फर। यानी जो हमारे हेट्रो एटम्स हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है। अब अगर बेटा मैं इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे जरा बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पहले बता दो मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैं एक मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हूं, मेरे सामने 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब मैं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगी, मेरे अंदर जितनी ज्यादा ताकत होगी उन सामने पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने की, उतनी ज्यादा मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव होती चली जाऊंगी, है ना। जितना ज्यादा मैं उन सामने पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचूंगी उतना ज्यादा मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव होती जाऊंगी। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो यहां पर लिख देते हैं tendency to attract shared pair of electrons। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं मैम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। ये ट्रिक याद कर लेना, फोन कॉल ट्रिक याद कर लीजिएगा। अच्छा मैं ट्रिक भी लिख देती हूँ, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ट्रिक क्या है मैम, आपके पास ट्रिक है फोन कॉल, है ना। ट्रिक क्या है, ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, हमारे इस क्लास की ट्रिक है फोन कॉल, जहां पर सबसे पहले एफ, फिर ओ, फिर एन, फिर सीएल। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मैम फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। अगर मैं इनको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में सेट कर दूं तो मुझे जरा बताओ क्या होगा। अगर मैं इनको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में सेट कर देती हूँ तो मैम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन होगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद कौन होगा सल्फर। ये क्या आ गया मैम, ये आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर आ गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर सल्फर हो जाएगा। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा, जितनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, जितनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना कम एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। क्या होगा मैम, उतना ही कम कोई एरोमेटिक कैरेक्टर होने वाला है। ये बात
इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जितना ज्यादा कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही कम उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होने वाला है। यानी अगर कोई कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम। यानी अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन का एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम होने वाला है। ये बहुत ध्यान रखना, ये सवाल पक्का तुम्हारा शॉर्ट नोट्स में बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यानी ऑक्सीजन, तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, सबसे कम। यहां पर हम ये बात लिख सकते हैं, इफ एनी कंपाउंड ये चीज याद रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है तो उसका हमारे पास कैरेक्टर कैसा रहेगा, एरोमेटिसिटी का, मैम वो बहुत कम रहेगा। यानी उसमें बहुत कम एरोमेटिसिटी हमारे पास क्या हो रही होगी, मैम बहुत कम एरोमेटिसिटी हमारे पास आ रही होगी। तो जरा मुझे बताओ एरोमेटिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने तुम्हें ऑर्डर अभी लिखवाया था, मुझे बताओ एरोमेटिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा। मैम अगर आपने एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है तो देखिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की थी, सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर ऑक्सीजन का हो जाएगा, और सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर सल्फर का। नाइट्रोजन अपना बीच में रहेगा, ऑक्सीजन सबसे पीछे आ जाएगा। ये क्या आ गया मैम, ये हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर, यानी सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किसमें होगी, सल्फर में, सल्फर के बाद नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में। यानी सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किसमें होगी, एक बार लिख लो, एक बार लिख लीजिएगा, एरोमेटिसिटी हाईएस्ट किसमें रहेगी मैम, हाईएस्ट एरोमेटिक हमारे पास हो जाएगा इन तीनों में थायोफिन। थायोफिन के बाद क्या हो जाएगा मैम, थायोफिन के बाद हो जाएगा पायरोल। और सबसे कम एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा मैम, सबसे कम एरोमेटिक हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीजन। वाई, क्योंकि फ्लोरान में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर आता है उतना कम एरोमेटिसिटी कैरेक्टर पहुंच जाता है। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इतना एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा एरोमेटिक हमारे पास थायोफीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनको बेंजीन से कंपैरिजन करा जाएगा बेटा, अगर तो बेंजीन के कंपैरिजन में इनकी रेजोनेंस एनर्जी काफी कम होती है। तो अब अगर मैं यहां पर एक और टर्म लिखती हूं, देख लीजिएगा जरा, बट यहां पर क्या लिखेंगे, बट दे ऑल आर हैविंग लेस रेजोनेंस एनर्जी। but they all are having less resonance energy। इनमें क्या पाया जा रहा है मैम, इन सभी की जो एनर्जी है यानी रेजोनेंस एनर्जी है वो कैसी है मैम, बहुत कम एनर्जी है। किसके कंपैरिजन में मैम, अगर हम बेंजीन के कंपैरिजन में देखें, यानी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कैसी होती है यार, देखो खुद ही देख लो तुम लोग। ये हमारे पास क्या है मैम, ये बेंजीन है, ये मान लो हमारे पास में हमने ले लिया पायरोल। रेजोनेंस एनर्जी देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ आपका पाई बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन आ रहा है, यानी पाई पाई कॉन्जुगेशन आ रहा है, जबकि यहाँ लोन पेयर और केवल दो पाई का कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर पाई का कॉन्जुगेशन है, कौन सा कॉन्जुगेशन बेटर रहता है, विदाउट एनी सिंगल थॉट हमारा जो पाई पाई कॉन्जुगेशन है वो बाकी सारे कॉन्जुगेशन से बेटर रहता है। यानी सीधी सी बात हम बोल देंगे, रेजोनेंस या डिलोकेलाइजेशन कहां बेटर है मैम, बेंजीन का डिलोकेलाइजेशन जो है वो पायरोल के डिलोकेलाइजेशन से बहुत ज्यादा बेटर है। आप यहां पर लिख सकते हो द डिलोकेलाइजेशन कैरेक्टर, द डिलोकेलाइजेशन और conjugation of benzene is greater than pyrrole, is greater than pyrrole। पायरोल ही नहीं, इनफैक्ट कोई भी अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर का आ जाता है, मैं पायरोल लिख देती हूँ, आप यहाँ पर पायरोल भी समझ सकते हो उसको, थायोफिन भी समझ सकते हो इसको, और ये फ्यूरान भी समझ सकते हो। इन तीनों के कंपैरिजन में क्या होगा मैम, पायरोल, थायोफिन, फ्यूरान, तीनों के कंपैरिजन में जो बेंजीन होती है उसका डिलोकेलाइजेशन, उसका कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। इनफैक्ट बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो भी कैसी होती है, ज्यादा। तो हमारे पास क्या होगा, तो बेंजीन का क्या होगा 10, आप लिख सकते हो बेंजीन इज
बेंजीन की एरोमेटिसिटी का क्या सीन होगा मैम, बेंजीन इज लेसर एरोम, बेसिकली बेंजीन हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन, मैम बेंजीन विल बी मोर एरोमेटिक देन दीज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आप लिख सकते हो बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन किस किस के कंपैरिजन में मैम, बेसिकली थायोफिन, पायरोल, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, देन पायरोल, सॉरी थायोफिन, पायरोल एंड फ्योरान। आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, मैंने इनको ड्रॉ कर दिया है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि बता दो भाई रिलेटिव एरोमेटिसिटी का क्या सीन है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बता दीजिए रिलेटिव एरोमेटिसिटी का क्या सीन है, किसकी रिलेटिव एरोमेटिसिटी ज्यादा है किसकी कम है, तो आप सबसे पहले बोल दीजिएगा सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी जो दिखाएगा वो होगा बेंजीन। बेंजीन की एरोमेटिसिटी इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। बेंजीन के बाद मैम, बेंजीन के बाद तो आपने पीछे लिखा हुआ था, बेंजीन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कहाँ लिखा था दिखाती हूँ, ये देखो मैंने पीछे मेंशन किया था, बेंजीन के बाद थायोफिन, फिर पायरोल, फिर क्या आ जाएगा फ्यूरान, है ना। तो बेंजीन के बाद थायोफिन, थायोफिन के बाद आ जाएगा बेटा पायरोल, और पायरोल के बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा फ्यूरान। ये कंपैरिजन हो गया आपकी रिलेटिव एरोमेटिसिटी का, बेंजीन, थायोफिन, पायरोल, फ्यूरान। और ये कंपैरिजन आपसे शॉर्ट नोट्स में बहुत पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं, एक बार देख लीजिएगा। दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड आई होप इतनी आपको चीजें क्लियर है। अब अगर एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मैम एक बार रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। आप एक बार हमें ये भी बता दीजिए कि फिर ऑर्डर क्या रहेगा रिएक्टिविटी का, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन यहाँ पर कम रिएक्टिव होने वाला है। याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारे पास इस केस में वो होगा हमारा पायरोल, यानी जहां पर कौन होगा मैम, जहां पर नाइट्रोजन होगा। पायरोल के बाद रिएक्टिव होता है फ्यूरान और सबसे कम रिएक्टिव होगा इन तीनों में थायोफिन। ये हमारे पास रिएक्टिविटी की सीरीज आएगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव याद रखना पायरोल, फिर फ्यूरान और फिर होगा थायोफिन। डन, ये हमारी रिएक्टिविटी की सीरीज आ जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हाइपर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जितने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जितनी भी रेजोनेटिंग एनर्जी होगी वो हमेशा स्मॉलर होगी। यू कैन नोट इट डाउन। जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या पाया जा रहा है, उनमें मैम जो भी रेजोनेंस एनर्जी पाई जा रही है वो काफी कम मिल रही है। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस दे आर वेरी मच रिएक्टिव। ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत कम है इसीलिए ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए बेटा अभी तक मैं आपको बताती आई हूँ कि जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैम इनमें हमारी एनर्जी काफी कम होती है, एनर्जी कम होने की वजह से यानी रेजोनेंस एनर्जी कम होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा रिएक्टिव देन व्हाट मैम, रिएक्टिव देन बेंजीन। हम बेंजीन के साथ इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी अगर आपसे ओवरऑल रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया गया, यानी अगर आपसे पूछ लिया गया कि मुझे बता दो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी, तो आप क्या बताएंगे, याद रखिएगा बेंजीन सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा मैम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका पायरोल, नाइट्रोजन वाला। फिर कौन होगा मैम, फिर होगा हमारे पास फ्यूरान यानी ऑक्सीजन वाला। उसके बाद कौन आ जाएगा मैम, फिर हमारे पास आ जाएगा थायोफिन। और थायोफिन के बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है मैम, लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास आ जाएगा बेंजीन। ठीक है जी, ये क्या रहने वाला है मैम, ये हमारे पास रिएक्टिविटी का पूरा ट्रेंड रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार समझ लीजिए। मैम आज की क्लास में आपने रिलेटिव एरोमेटिसिटी बताई, सबसे पहले आपने ये बताया कि कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है और अगर है तो किन किन तरीकों से है। उसके बाद में हमने यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई फोन कॉल वाली, जहां से तुम्हें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है और क्यों है। उसके बाद हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक कैरेक्टर, यानी जितना कोई एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका एरोमेटिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा। देन उसके बाद हमने बेसिकली एरोमेटिक कैरेक्टर का पूरा डिस्कशन कर लिया। आफ्टर देन
हमने क्या करा मैम, आफ्टर देन आपने रिएक्टिविटी के बारे में बताया और रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड देन रिलेटिव रिएक्टिविटी पूरी कंप्लीट कर ली। यहाँ से शॉर्ट नोट आने के चांसेस 100% हैं। इनफैक्ट मैं जितनी भी आपको लेक्चर ले रही हूँ यहाँ से पक्का आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा, तो इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से लीजिएगा। जितने भी मैं नोट्स बनवा रही हूँ इन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी कॉपी में बना लेना, क्योंकि ये सारे नोट्स अगर आप एज इट इज एग्जाम में लिख कर आओगे, ट्रस्ट मी फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगा। वेल दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसके पहले अगर आपके लिए इंफॉर्मेशन ये रहेगी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जी पैट, फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारी नए बैचेस आप एनरोल कर सकते हो, जो कि अर्जुना है। अर्जुना 2.0 बैच आपके लिए फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, आपका जी पैट, इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी लेकर आया है। इनके लिए और भी ज्यादा अगर आपको चीजें जाननी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।